दोस्तों, आज मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों होता है और इस पर इतना क्यों बवाल मचा हुआ है। फ़िलहाल बिहार में ये प्रक्रिया चल रही है और ये पूरे देश में ही होगा, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो जैसा मैं पहले भी अपने एक दो वीडियो में बता चुका हूँ, मैं चाहूँगा कि एक बार मैं रिवाइज़ कर दूँ पीछे की चीज़ें। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में इसका विवरण दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इलेक्शन कराने के दो चीज़ें हैं, इलेक्शन के दो फेज़ हैं। पहला फेज़ होता है जिसमें कि हम वोटर लिस्ट तैयार करते हैं और दूसरा फेज़ होता है जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है तो वोटर लिस्ट के बेसिस पर हम इलेक्शन कराते हैं। तो वोटर लिस्ट तैयार कराने का काम जो बेसिकली जो काम है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होता है, जिसको ERO कहते हैं। और ये ERO जनरली तहसील के जो उप जिलाधिकारी होते हैं वही होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उप जिलाधिकारी जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर वोटर लिस्ट रिवीजन का काम करते हैं तो वो ERO कहलाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में सुपरविज़न जो वो होता है वो जिलाधिकारी क्या होता है, उसको भी हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर वहाँ पर कहते हैं। तो पूरे देश को हम असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ में तोड़ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूरा देश हमारा असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है, उसी तरह से उन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ को आप कह सकते हैं कि हम स्टेट वाइज उनको तोड़ लेंगे। तो छोटी छोटी असेंबली बना ली जाती हैं। अब उन एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें लगभग हम 4 लाख वोटर के करीब रखते हैं। 5 लाख भी हो जाते हैं, कहीं कहीं पर ये कम भी हो जाते हैं। जहाँ पर मान लीजिए हिली टेरेन है तो वहाँ थोड़े वोटर की संख्या कम होती है। जहाँ पे अर्बन एरिया है वहाँ पे वोटर की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन जो 4 लाख वोटर होते हैं इनको मिलाकर के एक MP की कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है, यानी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। और उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में लगभग 20 लाख के करीब वोटर होते हैं। वो भी हिली टेरेन और जो अर्बन एरिया है जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पर वोटर की संख्या 20 से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वहाँ जहाँ बहुत कम आबादी है वहाँ पे 20 से कम भी हो जाती है, 20 लाख से। तो अब जैसे मान लीजिए हमने एक ये MP की कंस्टिट्यूंसी बनाई। ये MP की कंस्टिट्यूंसी आप देख लीजिए, इसको मैंने बोल्ड से दिखाया है। अब इस MP कंस्टिट्यूंसीज में मान लीजिए ये हमारी MLA की कंस्टिट्यूंसी है। 1 2 3 4 5 6 कंस्टिट्यूंसी है, एक MP कंस्टिट्यूंसी है। अब इस MP कंस्टिट्यूंसी का नंबर हमने मान लीजिए दे दिया 11। तो ये MP कंस्टिट्यूंसी होगी 11। इस 11 में हमारी जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं वो 6 हैं और इन 6 के नंबर हमने अलग अलग दे दिए। अब हम जो वोटर लिस्ट तैयार करेंगे वो वोटर लिस्ट इस असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाइज तैयार करेंगे। अब चूँकि असेंबली कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी वोटर हैं, 4 लाख वोटर हैं और 4 लाख वोटर्स को एक जगह लिखना बहुत कठिन काम है। तो हम ऐसा करते हैं कि उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक कंस्टिट्यूंसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में या हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने इस कंस्टिट्यूंसी को मान लीजिए डिवाइड किया और इसको 400 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। तो ये जो छोटा टुकड़ा है उसको हम पार्ट्स कहते हैं, पार्ट, या हिंदी में उसको भाग संख्या कहते हैं। तो हम इसमें अभी नंबर दे देते हैं। अब चूँकि 4 लाख वोटर थे, एक में अगर एवरेज हम 1000 वोटर रखें तो हमारे पास 400 भाग हो गए, यानी पार्ट्स हो गए 400। तो हम इन 400 पार्ट्स को 1 से लेकर के 400 तक हम ये नंबर दे देते हैं। अब इस 400 में हमारे वोटर जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज ये माना जाता है कि 1000 वोटर
हम उसमें रखते हैं। कहीं कहीं पे ये 1200 भी हो जाते हैं, कहीं 600 भी हो जाते हैं। जो बहुत इनएसेसिबल जगह हैं वहाँ पर थोड़ा और भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे भाग में बांट लिया। अब एक भाग की जिम्मेदारी हमने एक बूथ लेवल ऑफिसर को दे दी। अब बूथ लेवल ऑफिसर उन 1000 वोटर्स को अपडेट करने का जिम्मा उस बूथ लेवल ऑफिसर का है। अब चूँकि ये वोटर लिस्ट का काम है, इसको पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसमें हम जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ से कहा जाता है कि आप अपना अपना एक BLA नियुक्त कर दीजिए, बूथ लेवल एजेंट। तो मान लीजिए उस एरिया में 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 BLA हो गए, और वो BLA 5 प्लस एक जो सरकारी BLO है, ये मिलके एक तरह से एक पूरी टीम हो जाती है, और ये टीम पूरी उस पार्ट की जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक करने के काम में लग जाती है। अब इस वोटर लिस्ट को ठीक करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है, उसको कहते हैं समरी रिवीजन। अब समरी, जैसा कि इसका नाम है, समरी का मतलब संक्षिप्त, यानी मतलब जल्दी में, और इसको ठीक करना है हमें। तो सबसे जल्दी जो ठीक करने का तरीका वो ये है कि जो हमारे BLAs हैं, उन BLAs को भी उस पार्ट की एक एक वोटर लिस्ट उनके पास भी है, BLO के पास एक वोटर लिस्ट है, और एक वोटर लिस्ट हम गांव के जो प्राइमरी स्कूल है या जूनियर स्कूल है उनके हेडमास्टर साहब को दे देते हैं, और उनको भी एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर इलेक्शन कमीशन उनको बना देता है। तो ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं ये भी अपने पास एक वोटर लिस्ट रखते हैं, और BLO का काम ये होता है कि इस वोटर लिस्ट को वो जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर पढ़ दें। साथ ही साथ BLAs को जो कॉपी दी गई है, वो BLAs भी यही काम करते हैं कि उस वोटर लिस्ट को पढ़ देते हैं उस एरिया में। तो एक पूरी मीटिंग बुला करके BLO उस को पढ़ता है, और एक उसका कार्यव्रत बनाता है जो उसने पढ़ा है, और उस कार्यव्रत में लिखता है कि मेरे द्वारा प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल या पंचायत घर पर इस वोटर लिस्ट को पढ़ के सुनाया गया, लोगों ने ये आपत्तियाँ दी, क्रम संख्या ये लोग मतलब उनकी डेथ हो गई है, क्रम संख्या इस पर अंकित लोग यहाँ पर अब नहीं रहते हैं, वो यहाँ से छोड़ चुके हैं, अपना घर बार छोड़ करके पूरी फैमिली उनकी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो इस तरह से वो वोटर लिस्ट में छांट लेता है कौन कौन से लोग पात्र हैं और कौन कौन से अपात्र हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी पता चल जाता है कि किन किन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। जिनके नाम नहीं है, अगर उनकी उम्र 1 जनवरी जो आगे आने वाली साल है, जैसे 25 में हो रहा है, तो 1 जनवरी 26 को जो 18 साल के हो रहे हैं वो लोग भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये जो आवेदन दिया जाता है, एक निर्धारित प्रोफार्मा होता है, उस पर आवेदन दिया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी 18 साल का हो गया, उसको अपना नाम जुड़वाना है, तो वो एप्लीकेशन देगा, एक आवेदन देगा, और उसका एक निर्धारित प्रारूप है, उसको फॉर्म 6 कहते हैं। तो फॉर्म 6 आपका नाम जोड़ने के लिए है। इसी तरह से फॉर्म 7 जो वोटर लिस्ट पढ़ के सुनाई गई है, जिसमें ये पता चला है कि ये लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, चले गए हैं यहाँ से, इनकी मृत्यु हो गई है, या किसी व्यक्ति का नाम 2 बार डुप्लीकेट के रूप में दर्ज हो गया है, तो उन लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा तो नाम ये था, मेरी बल्दियत ये थी, मेरा मकान नंबर गलत लिख गया, मेरी उम्र इसमें गलत लिख गई, तो अगर एंट्रीज में कोई गलती है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के फॉर्म हो गए, 6, 7, 8, यानी एक हो गया नाम बढ़वाने वाला, एक हो गया नाम कटवाने वाला, एक हो गया नाम ठीक करने वाला। तो ये BLO के पास लोग जाकर के अपने अपने फॉर्म जमा कर देते हैं, और BLO फिर इनकी लिस्ट बना करके, जैसे जितने फॉर्म 6 आए उन फॉर्म 6 की लिस्ट एक फॉर्म में बना के, डिटेल बना करके, उसकी वो जो है वहाँ पे तहसील में ERO के ऑफिस में दे दिया जाता है। अब ERO के ऑफिस में ये काम होता है, जो जो फॉर्म फील्ड में मिले हैं, फॉर्म 6, 7, 8, इनको वो वोटर लिस्ट के साथ एक अलग से सप्लीमेंट्री लिस्ट बना करके उस वोटर लिस्ट के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो जो सप्लीमेंट्री लिस्ट होती हैं, जैसे फॉर्म नंबर 6 से जितने हमें नाम मिले उनको कहते हैं एडिशन लिस्ट।
या परिवर्धन सूची। इसी तरह से 7 नंबर में जो नाम मिले तो उनको करते हैं डिलीशन लिस्ट या मतलब अपमार्जन सूची, जिनको कि काट दिया गया है। 8 नंबर में शुद्धि वाली सूची, शुद्धिकरण सूची, या इसको करेक्शन लिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों लिस्ट हो गई इनको सप्लीमेंट्री लिस्ट कह सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट जो मेन वोटर लिस्ट होती है उसके पीछे लगा दी जाती हैं। तो इस तरह से ये काम जो अपडेशन का था वो पूरा हो जाता है। तो हमने ये समरी रिवीजन बताया जिसमें कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है और प्रकाशन के बाद में उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं और आपत्तियों को इनकारपोरेट करके जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पहली तरीके का, जिसको हम संक्षिप्त पुनरीक्षण या समरी रिवीजन कहते हैं। दूसरी तरीके का आता है जिसको कहते हैं पार्टली समरी पार्टली इंटेंसिव, यानी आंशिक रूप से संक्षिप्त और आंशिक रूप से गंभीर, पूरी तरह से इंटेंसिव। इनको जब हम करते हैं तो इसमें हम, चूँकि संक्षिप्त में आपने देखा कि वोटर लिस्ट को जगह जगह पढ़ दिया जाता है और आपत्तियां मांग ली जाती हैं। यहाँ पर जो BLO है वो पढ़ने के साथ साथ एक काम और करता है, वो डोर टू डोर सर्वे और करता है। तो ये काम जो है पार्टली समरी और पार्टली इंटेंसिव यानी गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत ये होता है, यानी डोर टू डोर भी हो रहा है और वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों काम होते हैं। बाकी सिर्फ फॉर्म 6, 7, 8 उसी तरह से लिए जाते हैं, उसी तरह से लिस्ट बनती है और ERO के ऑफिस में जो मेन मदर रोल होती है उसके साथ उनको ऐड कर दिया जाता है। अब आता है तीसरे नंबर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या विशेष गहन पुनरीक्षण। अब जैसा कि ये शब्द से लग रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये मतलब एक तरह का वो रिवीजन है जिसमें कि हमने जो पहले पुरानी लिस्ट ली थी उन पुरानी लिस्ट को बिल्कुल नकार देते हैं, यानी पुरानी लिस्ट ना लेके हम नई तरीके से बिल्कुल नए सिरे से वोटर लिस्ट को बनाते हैं, यानी एब इनिशियो पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन चूंकि आपको शुरुआत करनी है तो एक ना एक आधार चाहिए। बाकी जो दोनों रिवीजन्स थे उनमें आपने देखा कि जस्ट पहले वाली जैसे मान ली 25 में हम कर रहे हैं तो 24 वाली लिस्ट, या 26 में हम कर रहे हैं तो 25 वाली लिस्ट को आधार मान रहे थे। यहाँ पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसमें जो रेफरेंस है या जो वोटर लिस्ट हम लेते हैं वो वोटर लिस्ट वो लेते हैं जिस वोटर लिस्ट में जिस साल इंटेंसिव रिवीजन हुआ हो। जैसे बिहार के केस में 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ तो 2003 की वोटर लिस्ट को हम प्रमाणिक मानेंगे, यानी उसको हम ये मानेंगे कि ये ठीक है और उसके बेसिस पर आगे हम चलेंगे। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ये हो गया कि इसको हम वोटर लिस्ट को एक तरह से जिस साल जो पुराना इंटेंसिव रिवीजन हुआ है उसको रेफरेंस मान करके आगे बढ़ते हैं। तो पुरानी वोटर लिस्ट में जो डेटा है उसको एक फॉर्म पर प्री फिल्ड फॉर्म है, उसमें फोटो भी है, उन लोगों को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो पुराने लोग हैं 2003 वाले जैसे बिहार के केस में थे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो वाला जो प्रोफार्मा है उसको इनूमरेशन फॉर्म जिसको कह सकते हैं आप एक तरह से, या गणना पर्ची कह सकते हैं उसको, उस पर उसका फ़ोटो और बाकी सारी डिटेल होती है जो उस साल की डिटेल अवेलेबल है, उसको वो भर के और उसमें देख लेते हैं कि पूरी डिटेल सही है या कुछ इधर उधर है, तो उस हिसाब से वो अपना उसको भर के वापस लौटा देते हैं। जहाँ तक जो नए वोटर हैं उनके लिए फिर वही फॉर्म 6, 7, 8 फिर उन्हें देना है। तो यहाँ पर फॉर्म 6 के साथ अब हमें एक ना एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि जैसे ही आप ये देखेंगे कि मतदाता कौन बन सकता है, तो मतदाता वो व्यक्ति बन सकता है जो 18 साल का हो गया, दूसरा वो व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक है, वहीं पर रहता है, उस कंस्टिट्यूएंसी के एरिया में रहता है, उसको ये भी प्रूफ देना है। तो इस प्रूफ के लिए हमें कुछ ना कुछ उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो जो आइडेंटिटी प्रूफ जो इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है वो उसने 11 आइडेंटिटी प्रूफ की लिस्ट दे रखी है। जैसे कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो उस सरकारी नौकरी से कोई अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है तो वो चलेगा, किसी PSU में है वो चलेगा, कहीं आपने कोई
जाति प्रमाण पत्र लिया है, निवास प्रमाण पत्र लिया है, ये आपके अलाउड हैं। इस बार चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड अलाउ कर दिया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा। यानी आपको एक ये प्रूफ देना है कि आप उस जगह पर रहते हैं और आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तो प्रूफ आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए या ईआरओ को चाहिए कि आप वहाँ के निवासी हैं। अगर आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो आप ये प्रूफ नहीं दे सकते और आपका नाम उस जगह की मतदाता सूची में नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि क्या जो व्यक्ति जिसका घर मान लीजिए वो बिहार में है और वो बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन यही है कि परमानेंटली वो बिहार में है और वो बिहार में वोट डालना चाहता है, तो उसका नाम बिहार की लिस्ट से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो बिहार, उसकी इंटेंशन ये है कि वो बिहार का ही मूल निवासी है, वहीं रहता है, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह आ गया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं दिल्ली में बहुत दिन से रह रहा हूँ, अब मेरा बिहार से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा नाम वहाँ बिहार से काट दिया जाए और दिल्ली में मैं अपना नाम लिखवा लूँगा, तो उसका नाम काटा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जिसको कि हम लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, और वो इसलिए नहीं करते हैं कि जानकारी भी नहीं होती है। फॉर्म नंबर 6 जब आप भरते हैं तो आप उसमें एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें ये लिखा होता है कि क्या आप पहले कहीं किसी कंस्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं। अगर आप उस कंस्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं तो उसकी डिटेल लिखिए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में आए, आपका नाम बिहार में है, तो बिहार में जहाँ नाम है आपका, वो अगर आप उसमें लिख देंगे, फिर आप दिल्ली में अप्लाई करेंगे, तो जिस जगह आप अपना नाम कटवाना चाहते हैं वहाँ के ईआरओ को, जिस ईआरओ के यहाँ आप नाम लिखवाना चाहते हैं, वो ईआरओ वहाँ पर सूचना भेजेगा और उस जगह से आपका नाम कट जाएगा और दूसरी नई जगह पर आपका नाम लिख जाएगा। तो अगर ये आइडियली ये प्रक्रिया चले, लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उनका पुराना नंबर क्या है, उनके पास मान लो फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, तो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं कि उनका नंबर क्या है, वोटर कार्ड नंबर क्या है, उनका कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है, ये भी नहीं पता होता है। तो ये सब जो है मेन मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है, जिससे कि वोटर लिस्ट में इतनी गलतियाँ आ जाती हैं। अभी आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पर लिखा है फादर्स नेम, तो वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फादर्स नेम ABC, कोई आदमी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप देखोगे तो वो पता चलेगा 100 से 120 साल का हो गया। ये सारी जो गलतियां वोटर लिस्ट में आ जाती हैं, इन सब गलतियों को ठीक करने के लिए, या किसी एक घर में पता चला 250 लोग एक ही घर में रजिस्टर्ड हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये वोटर लिस्ट बिल्कुल फ्रेश नई तरीके से तैयार की जाती है। जब कोई चीज़ नई तरीके से तैयार की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी, और ये माना जाता है कि ये बिल्कुल अप टू डेट होगी। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद की जो वोटर लिस्ट बनाई गई है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी, और इससे जो इलेक्शन होगा वो भी बिल्कुल फेयर होगा। आप ये देखते होंगे कि इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे जब आप परसेंटेज देखते हैं, वोटर परसेंटेज, तो पता चलता है वो कहीं कहीं पे 55% है, कहीं 58% है, कहीं 60% है, यानी बहुत कम परसेंटेज होती है। इसकी भी एक वजह ये हो सकती है कि उसमें बहुत ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो एक्चुअल में वहाँ रह ही नहीं रहे, वो कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनके नाम काटने के लिए ये जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलता है तो उनके नाम वहाँ से कट जाते हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की आशंकाएँ जो फैली हुई हैं, मैं समझता हूँ वो उतनी सही है नहीं। जब इंटेंसिव रिवीजन होगा, चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा गया है कि आप अपना एक BLA रखिए यहाँ, वो BLA है इसलिए, और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो BLA है वो उस एरिया की पूरी जानकारी उसको है, वो वहीं का लोकल आदमी है और उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है। अगर नाम नहीं है तो वो ऐसा व्यक्ति है कि उस वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने की एलिजिबिलिटी उसकी बनती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 6-7 और पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 6-7 पॉलिटिकल पार्टीज के करीब 150 घर मान लीजिए आप, 120 हाउस होल्ड्स मान लीजिए, जहाँ पर कि एक BLO का एरिया है,
जहाँ पे 1000-1200 के करीब वोटर हैं। तो ये इतने लोग मिलकर के पूरी वोटर लिस्ट को एकदम ठीक कर देंगे, कहीं से कोई गलती होने के चांस मुझे नहीं लगता कि होंगे। अब जो गलतियाँ होती हैं वो चूँकि फील्ड से आदमी ये काम करके लाता है, फील्ड से डेटा कलेक्ट होके आता है, ये डेटा फिर तहसील लेवल पर या ERO के लेवल पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनसे इसको फीड कराया जाता है। तो इसका सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो वेंडर होता है फीड करने वाला, ये एक आउटसाइडर होता है, वो सरकारी आदमी नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप अच्छे से अगर उसका सुपरविजन नहीं करेंगे तो इस तरह की तमाम गलतियाँ उसमें हो जाएंगी। तो इनका सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जो ऑपरेटर फीडिंग कर रहा है उस ऑपरेटर को बूथ्स बांट दिए जाएं कि भाई 1 से लेकर के 50 तक वाला फला ऑपरेटर करेगा, 51 से लेकर के 100 तक का दूसरा करेगा। इस तरह से आप बाकायदे रिटन में उनको देंगे, कायदे से उनकी मॉनिटरिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फीडिंग वाली गलतियाँ हैं ये नहीं होंगी। ERO नेट इसी तरह से एक है, AI का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि हम जो है ये पकड़ लेते हैं कि डुप्लीकेट वोटर कौन है, तो उनके नाम तो हम ऐसे काट सकते हैं। और नाम काटने के लिए, किसी भी व्यक्ति का नाम काटने के लिए उसको एक नोटिस जरूर दिया जाता है और नोटिस के बाद ही उसका नाम काटा जाता है। अब आई बात कि कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन किन किन लोगों के नाम काट रहा है, किन के नाम जोड़ रहा है, इनकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होती है। इलेक्शन कमीशन या BLO या बूथ लेवल से जो भी नाम कटते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एक एडिशन लिस्ट बनती है, एक डिलीशन लिस्ट बनती है, एक करेक्शन लिस्ट बनती है। तो ये तीनों लिस्ट, ये जो ERO है, जो जिस जिले के ERO है वो वहाँ की जो जिले की जो साइट है उस पर डाल दिया जाता है ये। तो वहाँ से सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, वो सारी इन लिस्ट को ले सकती हैं। इलेक्शन ऑफिस से ले सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन की एक फ़ीस है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं कह सकती कि उसको ये सूचना नहीं मिली है। अब आई बात कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कब होता है, क्यों होता है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है तब हम इसको करते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि ये वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी हो गई। तो पहला, एक तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे वोटर परसेंटेज है वो इतना क्यों डाउन हो गया। दूसरा, हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। जैसे हमारे BLO फीडबैक देते हैं, हमारे जो ग्राम प्रधान है वो फीडबैक देते हैं, हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करते हैं वो फीडबैक देते हैं। हमारा फीडबैक जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है, DEO यानी DM, वहाँ जाएगा और वहाँ से फिर वो CEO के पास जाएगा, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो हर स्टेट में एक होता है, तो उसके पास जाएगा और वहाँ से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाएगा। तो इस तरह से ये फीडबैक जाता है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये तमाम फीडबैक मिल जाता है तब वो ये डिसीजन लेता है कि हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहिए। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब किया जाए तो इसका भरपूर प्रचार होना चाहिए। ERO के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके उनको पहले से ही एडवांस में बताया जाना चाहिए कि भाई हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में बहुत सी गड़बड़ियाँ आ गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो डेटा है उस डेटा की चेकिंग कई स्तर पर की जाती है। यहाँ तक कि हम जो सेंसस हमारा किया जाता है उस सेंसस के डेटा से भी इसको मिलाते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2011 के सेंसस का रिकॉर्ड है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, 18 से 19 वाले कितने लोग हैं, 20 से 21, 21 से 30, यानी मतलब जो भी हमें उसमें देखना है तो हम उसको सेंसस का जो डेटा है उस डेटा से जो हमारी वोटर लिस्ट में निकल के आया है डेटा, उसका मिलान करते हैं। तो इस मिलान में जैसे हम EP रेशियो देखेंगे, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, यानी जो एक हमारा BLO का जो एक एरिया है
उस एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस टोटल पॉपुलेशन में से वोटर्स कितने हैं। अगर ये मान लीजिए 61% जो कि हमारी 2011 के सेंसस के हिसाब से है, तो हम 61% आता है तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है। 61 से अगर मान लीजिए बहुत ही लो है तो ये पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी या तो ठीक से फील्ड में डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है या कोई और वजह है, इसका पता लगाया जाता है, तब उसको वो किया जाता है। तो इस तरह से हर स्तर पर चेक किया जाता है, चेक एंड बैलेंस है, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको इसकी जानकारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारे लोग विजिलेंट हों तो इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। धन्यवाद।